आज 2 दिन पहले हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विषय में एक प्रेस वार्ता की थी कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम कुछ ट्रामल मशीनें किराए पे ले रहा है और जिस रेट में ट्रामल मशीनों को किराए पे लिया जा रहा है उसके संदर्भ में एमसीडी की ही ऑडिट रिपोर्ट में सवाल उठाए गए थे। और जब एक ट्रामल मशीन का महीने का किराया 6,30,000 रुपये था, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे उन्हीं की ऑडिट द्वारा कि ये पैसा ज़्यादा है। और इस पर हमने एक प्रेस वार्ता की थी कि अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये ट्रामल मशीनों को किराए पे लेने जा रहे हैं, उसमें ये किराया जो है 6,30,000 से बढ़ाकर 18,36,000 किया जा रहा है, यानी कि 3 गुना। इस पर कल कुछ अखबारों में भाजपा के स्थायी समिति के उत्तरी नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन के कुछ बयान छपे हैं। मैं आपको ये बयान बता रहा हूँ। और बयान जो है वो ये है, ट्रामल मशीनों का कोई किराया नहीं लिया जा रहा। निस्तारित किए गए कूड़े के 306 रुपये प्रति टन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। 79 मशीनें यहां लगाने की योजना है। एक मशीन से कम 6,000 टन कूड़े का प्रतिमाह निस्तारण किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? 306 प्रति टन के हिसाब से निस्तारण करेंगे। एक महीने में एक मशीन कम से कम 6,000 टन का निस्तारण करेगी, तो 306 गुणा 6,000 बनता है 18,30,000 रुपये कम से कम। तो कम से कम किराया जो एक महीने का एक मशीन का ये लोग देंगे, ये 18,30,000 रुपये। और कह रहे हैं कि हम जो है किराए पे नहीं दे रहे। और इनकी अब स्टैंडिंग कमेटी की जो एजेंडा छपा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कचरा जलाने योग्य कचरे आरडीएफ तथा एसएनडी कचरे के लिए अपेक्षित कचरा पृथक्करण ट्रामल मशीनरी किराए पर लेने के पश्चात लिगेसी कचरे के बायो माइनिंग एवं रिडीमेशन हेतु प्रति मीट्रिक दरें उद्धृत करें। इनके खुद एजेंडा के अंदर लिखा हुआ है कि ये किराए पे मशीनें ली जा रही हैं और इनके स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष अखबारों में बयान दे रहे हैं कि ये किराए पे नहीं दी जा रही। कल स्टैंडिंग कमेटी के बाहर हमारे पार्षदों ने इसके विरोध में काफ़ी देर तक धरना दिया और मांग की कि जो एमसीडी की खुद की ऑडिट रिपोर्ट है उसके ऊपर एमसीडी कार्रवाई करे। मगर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। तो आज की प्रेस वार्ता इसलिए कि हमने जो कहा वो इनकी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ने खुद जो है मान लिया है। और ये बात भी मान ली है कि अब 3 गुना रेट पर इस मशीन को किराए पे लिया जाएगा। इनकी ऑडिट में ही ये बात सामने आई है। ये मशीन मात्र 17,70,000 रुपये की है। एक मशीन जिसकी कीमत 17,70,000 रुपये है, उसका महीने का किराया एमसीडी जो है 18,36,000 रुपये देगी। ये बात अब खुद उनके बयान में ही दर्ज हो गई है। तो क्योंकि अब एमसीडी नहीं मान रही है और सीधा सीधा गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, तो हमने ये सोचा है कि हमारे विपक्ष के नेता जो हैं विकास गोयल जी, जो मेरे साथ बैठे हैं, ये सेक्शन 207 दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट अमेंडमेंट 2011 के तहत दिल्ली सरकार को अपनी शिकायत देंगे ताकि दिल्ली सरकार एक स्पेशल ऑडिट इस मामले में कराकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। तो आज की प्रेस वार्ता इस बारे में थी। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। शिकायत दे रहे हैं, देंगे। शिकायत देंगे।
जावेद भाई, आप इस चीज़ को समझिए कि ऑक्सीजन के अभाव में अगर मौतें होती हैं तो आमतौर 3 तरीके की मौतों को आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। पहली, वो जो अस्पताल में दाखिल मरीज है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अस्पताल में मरीज बिना ऑक्सीजन के मारा गया। नंबर 2, वो जो लोग घर में हैं, अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, घर में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, बिना सिलेंडर के उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, वो जो अस्पताल में एडमिशन के लिए अस्पताल के बाहर खड़े हैं सड़क पर, और अस्पताल ने उनको एडमिशन ये कह के नहीं दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, हम आपको एडमिशन कैसे दें, और उनकी वहां अस्पताल के बाहर मौत हो गई। अब ये 2 तरीके की मौतें हैं, अस्पताल के बाहर सड़क पर और अपने घर में। इसका तो कोई डॉक्टरी सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं कि उनकी ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हुई। और तीसरी मृत्यु का जो मैंने आपको बताया कि जो अस्पताल में होंगी, उनका भी मैं नहीं समझता कि कोई भी अस्पताल प्रशासन किसी भी मरीज को उसकी डेथ समरी में लिख के देगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि वरना उनको लगता है कि तो ये तो प्रशासन जो है, अस्पताल प्रशासन के ऊपर मामला आ जाएगा। मरीज जो है और मरीज के जो घर वाले हैं वो अस्पताल प्रशासन को कोर्ट में ले जा सकते हैं, उनसे मुआवजा मांग सकते हैं, तो वो भी नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए एक तय तरीका ये है कि सरकार जो है वो इस तरीके की मृत्यु की जांच कराए। जहां जहां पे भी लोग ये लिखें या बताएं कि हमारी इस मृत्यु जो है उसको आप ऑक्सीजन की कमी की वाली एक संदिग्ध मृत्यु मान सकते हैं, उसकी जांच सरकार कराए और उसके बाद वो आंकड़ा भी दे और उनको कंपनसेशन भी दे। दिल्ली सरकार ने एक फैसला किया था कि इस तरीके की हुई मृत्यु के कारण जो जो परिवारों को नुकसान हुआ है, उन परिवारों को 5 लाख रुपए की एक आर्थिक मदद दी जाएगी। और इस विषय में एक समिति बनाई गई जिसमें प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर शामिल थे कि वो इस तरीके की संदिग्ध मृत्यु जो है उनकी जांच करेगी। दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि एलजी साहब ने उस समिति को बर्खास्त कर दिया, उसको काम नहीं करने दिया। तो हमारी केंद्र सरकार से और एलजी साहब से ये गुजारिश रहेगी कि राजनीति से उठकर इस समिति को काम करने दें, ताकि वो लोग जिनके घर वाले इस कारण मर गए उनको 5 लाख रुपए की मदद भी मिल सके और एक सही आंकड़ा जो है केंद्र सरकार को भी दिया जा सके, ताकि आगे आने वाले समय में जो है इस चीज के ऊपर बेहतर काम हो। सर, दूसरा सवाल गफ्फार मार्केट को लेकर है, उस पर आपके क्या इल्जाम है और अभी क्या स्टेटस है उसका और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो मार्केट एसोसिएशन वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम कहीं और शिफ्ट होने के लिए तैयार है, नहीं तो हम खुद भी जाएंगे, लेकिन कोई हमें जगह दी जाए सरकार की तरफ से। गफ्फार मार्केट वाले मामले में 99 साल की लीज पर दुकानें जो हैं दुकानदारों को एमसीडी द्वारा एलोकेट की गई। अभी मात्र 40-45 साल हुए हैं, तो उनकी लीज का बड़ा हिस्सा भी बचा है। तो कानूनी तौर पे भी एमसीडी को उनको जगह मुहैया करानी चाहिए और नई बिल्डिंग बनने के बाद दोबारा से उन दुकानदारों को वो दुकानें अलॉट करनी चाहिए। ये कानून सम्मत बात है, मगर एमसीडी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। किसी भी बिल्डिंग को जर्जर दिखाओ, उसके अंदर से लोगों को खाली कराओ, प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर को बिल्डिंग बेच दो, प्राइवेट बिल्डर के साथ मिलकर करोड़ों रुपए कमाओ। एमसीडी की फिलहाल ये स्कीम चल रही है। हम लोग पूरी तरीके से इस तरीके की मार्केट एसोसिएशंस के साथ हैं। इस तरीके की 30 से ज़्यादा मार्केट्स दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और एमसीडी हर मार्केट के साथ इसी तरीके का व्यवहार करना चाहती है। एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि 40 साल तक उनको इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस और मरम्मत करानी चाहिए थी, क्योंकि ये मार्केट फ्री होल्ड नहीं हुई थी। ये मार्केट आज भी एमसीडी की है। देखिए, इसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है
वो है राशन माफिया। ये लोग कोई ऐसा तरीका सरकार को अपनाने नहीं देंगे जिसके अंदर बेईमानी रुक सके। इन लोगों का कमीशन सरकार ने 10 गुना बढ़ा दिया, उसके बावजूद ज्यादातर लोग बेईमानी से बाज नहीं आते। हमने केंद्र सरकार को सुझाया था, जब तक आप गरीब आदमी को उसके घर तक राशन नहीं पहुंचाओगे, ये चोरी, ये बेईमानी, ये राशन माफिया चलता रहेगा। दुख की बात यह है, केंद्र सरकार जबरदस्ती इस ई-पॉस सिस्टम को लागू करना चाहती है। इसके अंदर दुकानदार के हाथ में कई सारी चीजें होती हैं, नेटवर्क उसके हाथ में, कार्ड उसके हाथ में, मशीन उसके हाथ में, जब मर्जी वो उसको खराब कर दे और जो लोग राशन लेने आए उनको भगा दे। मशीन खराब हो गई, अब आप कैसे, कोई गरीब आदमी कैसे साबित करेगा कि ये मशीन खराब हो गई या राशन माफिया ने खुद खराब कर दी? ये बड़ा आसान है करना। तो इस तरीके की समस्या पहले भी आई थी, 3 साल पहले भी इस स्कीम को जारी करने की कोशिश की गई थी, 2-3 साल पहले, तब भी यही समस्या आई थी। लाखों लोगों को राशन नहीं मिला था और हाय तौबा मची थी। इस वक्त कोरोना काल में इस तरीके की हाय तौबा जो है वो नुकसान देगी। हम केंद्र सरकार से चाहेंगे कि वो अपनी हट त्यागे और इसको जो है होम डिलीवरी ऑफ राशन को मंजूरी दे दे। पंकज जी आप पूछिए। सवाल ये है कि आप समस्या ये है कि ये चोरी कर करके इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि अगर आप इनके ऊपर कोई कार्रवाई करें, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे कुछ राशन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कराई। ये लोग इतने बदमाश हैं कि जैसे ही इन पे कार्रवाई होगी, हाई कोर्ट जाके कोई ना कोई स्टे ले आते हैं। इनकी दुकान को, इनका लाइसेंस कैंसिल कराना लगभग नामुमकिन है। आप इनके पीछे जाएंगे, जैसे इन्होंने कह दिया कि जी मशीन खराब हो गई, भगा दिया लोगों को। कोई आदमी विधायक कार्यालय में जाएगा, शिकायत करेगा, विधायक कार्यालय से एफएसओ को कॉल जाएगा, एफएसओ सोचता हुआ 2-4 घंटे में जाएगा और अगर उस वक्त मशीन चल भी रही होगी तो कहेंगे जी अब चल गई, तब खराब हो गई थी। तो इस तरीके की बदमाशियां हैं इनकी, और इतने सालों से लूट लूट कर ये लोग इतने ज्यादा समृद्ध हो चुके हैं कि बात बात पे हाईकोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। और प्रशासन को भी बड़ी समस्या आती है इन लोगों से डील करने में। प्रशासन ने पहले सोचा कि शायद इनका कमीशन कम है, इनको कमीशन अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इनका पेट भर जाएगा, ये चोरी लूटमारी बंद कर देंगे। मगर बहुत खेद के साथ है कि इन लोगों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी खुद की विधानसभा के अंदर इस तरीके के लोग हैं, उनको आप 5,000 रुपये का चालान करा दें, वो 5,000 का चालान दे देंगे, वापस वैसे के वैसे। 15,000 का करा दें, वापस वैसे वैसे। इसके ऊपर जैसे ही अगर आप कुछ करेंगे, ये कोर्ट वगैरह से स्टे ले आएंगे, फिर ये वहीं के वहीं। तो काफ़ी जटिल समस्या है। आपका सुझाव अच्छा है कि प्रशासन को और ज़्यादा कड़ाई से इन लोगों को निपटना चाहिए। सरकार और प्राइवेट आदमी जब हाईकोर्ट के सामने जाते हैं, हाईकोर्ट ये नहीं सोचता कि ये सरकार है, वो कहते हैं ये 2 पार्टियां हैं, ये पार्टी 1 है, ये पार्टी 2 है, और उस हिसाब से फैसले होते हैं। आपने देखा प्राइवेट स्कूलों के अंदर सरकार ने कहा कि प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते, 1 साल तक फीस नहीं बढ़ी, पेरेंट्स को राहत रही। प्राइवेट स्कूल वाले बड़ी कोर्ट में चले गए, बड़ी कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को राहत दे दी, और ऐसी राहत दे दी कि इस वक्त सब प्राइवेट स्कूल खून चूसने में लगे हुए हैं पेरेंट्स का। पेरेंट्स की हालत खराब है। 6,000 फीस थी जिसकी, वो 10,000 हो गई। एरियर मांग रहे हैं, एनुअल फीस मांग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं। अब ये कहा जाए कि क्या सरकार हाईकोर्ट के आगे बेबस है? हाँ, कोर्ट के आगे तो बेबस है, मगर कोर्ट्स को भी मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों के अंदर ये समझना चाहिए कि अगर सरकारें कुछ फैसला कर रही हैं तो इसके बारे में सोच विचार करके ही फैसले दें, क्योंकि कोर्ट को कोई भला बुरा नहीं कहता, लोग सरकार को ही भला बुरा कहते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत कुछ करने के बाद भी जो है सरकार कोर्ट्स के आगे जो है बेबस हो जाती है। दिल्ली में अभी बारिश हो रही है।
आपके 2 प्रश्न हो चुके हैं। तो जी फिर बताऊँ, और आप तो बहुत पुराने और ऐतिहासिक पत्रकार हैं। जब मैं पिटिशंस कमेटी के अंदर चेयरमैन था तो बाकायदा पीडब्ल्यूडी के चीफ सेक्रेटरी, एमसीडी के तीनों कमिश्नर्स, इन सबको बुलाकर हमने ये बात साबित की थी मीडिया बंधुओं के सामने, मोटे तौर पे जो पैसा डीसिल्टिंग के लिए दिया जाता है उसकी डीसिल्टिंग ना होके वो पैसा खा लिया जाता है, और डीसिल्टिंग सिर्फ नाम पे होती है। और हमने कड़ी कार्रवाई इन चारों अधिकारियों के खिलाफ करनी चाहिए थी। ये मामला चीफ सेक्रेटरी तक गया था, वो भी कोर्ट की शरण में गए थे, हाई कोर्ट की शरण में गए थे। आज भी वो मामला हाई कोर्ट के अंदर लंबित है। कोशिश हमारी थी कि उसको भी हम कंक्लूड कर सके, मगर वहां पे लंबित होने के कारण उन अफसरों को एक, ये मिल लीजिए, उनको एक सांस मिल गई, और ये जो गड़बड़ी है अभी तक चल रही है। इसका मूल कारण ये है, आप देखें कि जो डीसिल्टिंग के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर काम नहीं किया जाता, पेमेंट्स हो जाती हैं मगर डीसिल्टिंग नहीं की जाती। जलभराव आपको बाहर की सड़कों पे इसलिए दिखता है क्योंकि अंदर का पानी कुल मिला के बाहर ही आएगा, और वहां आपको जलभराव जो है देखने को मिलता है। कोई नाला एमसीडी का है, कोई नाला पीडब्ल्यूडी का है, कोई नाला डीडीए का है, वो एक दूसरे पे डालते रहते हैं। एक और इसका तरीका ये है कि थोड़ा यूनिफिकेशन हो जाए एजेंसीज का। अगर एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही एक राजनीतिक दल के पास आ जाए तो भी थोड़ी मदद इसमें हो सकती है। ये दावा जो किया गया है कि मेट्रो ब्रिज को जैसे ठीक कर दिया, वैसे 147 लोकेशन पे जलभराव हो, 1500 पंप की बात कही गई, लेकिन सचिवालय, ये तो बहुत खेद का विषय है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे इस पर।